हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मस्त मजा आ रहा है आप लोगों को, ये मुझे भी फील हो रहा है। और सच्ची बताओ तो मुझे भी बहुत मजा आता है यार ऐसे लेक्चर्स लेने में, जिसमें बच्चों को रियल में फील आए, विजुअलाइजेशन हो पाए, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए, तो मजा आता है यार। तो मैं हमेशा पता है क्या सोचता हूँ कि क्लास लेने के बाद अगर खुद खुशी ना होए ना, तो क्लास लेने का मजा ही नहीं है। तो मुझे ना बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो फिर से आज का लेक्चर एक धमाकेदार एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और आप लोगों का वेलकम करता हूं मैं। जल्दी से आ जाइए और पेन कॉपी लेकर रेडी होके आना, बता दे रहा हूं पहले बेटा। चलो सर शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है बेटा स्यूडो फोर्स के ऊपर, राइट? यस सर। तो स्यूडो फोर्स के ऊपर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर भी बताइए कि कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है, और जल्दी से हमें बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा। ठीक, चलिए अब मैं करता हूं इसको, देखते हैं। चलिए, in the given arrangement, if the lift is moving upward, if the lift is moving upward, ठीक है, if the lift is moving upward upward with acceleration g by 2, then force exerted by the string, force exerted by a string on ceiling, ये है सीलिंग बेटा। ये फोर्स की बात किया है, मतलब यहां का उसने पूछा, बता दे बेटा टेंशन क्या है, बता दे बेटा टेंशन क्या है। तो ये अपन करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है सर, शुरू करते हैं। चलो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तुम्हें तो 1 मिनट में कुछ बात फिर से करना चाहूंगा, जल्दी से देख लो, मजा आएगा तुम्हें। फटाफट देखो, कुछ कॉन्सेप्ट जो मुझे तुम्हें बताने हैं, फिर से इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा 1 मिनट का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए मुझे। तो ये पुली प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज है। ये किससे रिलेटेड है? पुली प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज है। यहां पे एक मास मान लो m1 है और यहां पे एक मास मान लो m2 है और ये पुली है, ऐसा है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, मान लो m2 इज ग्रेटर देन m1 है, पूछूं एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन क्या है, तो इस चीज का आंसर आप तुरंत से करोगे बिना कुछ सोचे हुए। कैसे? इसके इक्वेशंस बनाते हो आप लोग, बोलिए मत, इसके इक्वेशंस बनाते हो आप लोग। नीचे क्या है? m2g और यहां क्या है? m1g। बहुत ही बढ़िया। तो इक्वेशन क्या बनाते हो? m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a, है ना? और मान लिया ये ज्यादा है तो नीचे जाएगा a से ही, तो ये ऊपर जाएगा a से। बोलो बेटा, क्या बात समझ में आई? तो ये सब आपको आता है बेटा इक्वेशन इसका, m2g माइनस t, क्योंकि एक ही रस्सी है तो टेंशन दोनों में सेम होगा सर। तो यहां पे क्या होगा बेटा? m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे क्या होगा? टेंशन माइनस m1g, टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ये दोनों, बोलिए मत, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। यहां पे इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये t और ये t खत्म हो चुका है बेटा, और ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू a। तो a का वैल्यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बोलो आया समझ में या नहीं आया बेटा? बिल्कुल। तो ये तो मैंने ऐसे ही किया, मुझे ये बताने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आप क्या बताना चाहते हो सर, वो बता दो, फटाफट बता दो। तो यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं, कभी भी ऐसे पुलिस प्रॉब्लम आए तो नेट फोर्स बाय नेट मास करना है। क्या करना है बेटा? नेट फोर्स बाय नेट मास। क्या करना है बेटा? नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना है सर? यहां पे m2g और यहां पे m1g, तो क्या होगा बेटा? m2 माइनस m1 इंटू जी। क्या ये नेट फोर्स है? क्या ये नेट फोर्स है? यस सर। नेट मास कितना? m1 प्लस m2। नेट मास कितना? m1 प्लस m2। ये हो चुका है एक्सेलरेशन। आज के बाद से कभी भी दुनिया में अगर पुल्ली का प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन की बात कोई करे, यदि पुल्ली के प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन की बात कोई करे, तो नेट फोर्स बाय नेट मास करना और निपटा देना। डन है बेटा? यस। यहां से जरा एक और चीज बताओ, अगर मैं पूछूं टेंशन का वैल्यू बता बेटे। किसका? टेंशन का वैल्यू।
तो ये हो जाएगा सर टेंशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी में रख लो, तो दूसरे में रख लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो जाएगा जल्दी देखो, ये हो जाएगा टेंशन बराबर m1 इंटू ए का वैल्यू m2 माइनस m1 इंटू जी बाय m1 प्लस m2। ये टेंशन का वैल्यू ये उधर गया, प्लस m1 इंटू ए का वैल्यू चिपका चुका हूं मैं, यस, प्लस m1 इंटू जी। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर, m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी, ये जी से मल्टीप्लाई प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर इंटू जी प्लस m1 m2 जी, m1 m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बस कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिसे ये नहीं आता है, जिसे आता है वो तुरंत से करो, मुझे पता है तुम सबको आता है, लेकिन फिर क्यों कर रहा हूं मैं, अभी पता चल जाएगा। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आज के बाद से याद रखना है जीवन भर, एफ नेट बाय एम नेट। ओके, बहुत बढ़िया। और यहां से जब इसे सॉल्व किया आपने तो ये हो चुका है m1 स्क्वायर जी निपट गया, m1 m2 जी, तो ये हो गया 2 m1 m2 जी बाय m1 प्लस m2। और दुनिया इस चीज को बोलती है रिड्यूस्ड मास। ये जो टर्म है m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसका नाम क्या है बेटा, ये है सर रिड्यूस्ड मास। इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। अच्छा, तो आप ये बताने के लिए इतना काम कर रहे थे, बिल्कुल। और ये हो जाएगा 2 म्यू जी। तो कभी भी बेटा आज के बाद से अगर कोई तुमसे टेंशन पूछता है, आज के बाद से कोई तुम्हें टेंशन पूछता है, तो तुम बोलोगे 2 म्यू जी। क्या बोलोगे, 2 म्यू जी। म्यू क्या है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। अरे म्यू क्या है मेरे भाई, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। वाह सर, मजा आ गया जीवन का। और म्यू का वैल्यू हमें समझ में आ चुका है। पक्का डन है, पक्का। तो इस क्वेश्चन को करने में मेरे ख्याल से तुम्हें कितना टाइम लगेगा जरा देख। ये रहा क्वेश्चन, ओके, देख कितना फास्ट करते हैं अपन। सर इसका आपने पूछा, ये जा रहा है ऊपर g/2 से, बहुत सुंदर। ये कितने से जा रहा है, g/2 से। कितने से जा रहा है, ये मैंने कर दिया थोड़ा सा खराब। ओके, ये जा रहा है g/2 से ऊपर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ यहां का टेंशन कितना होगा। तो याद करो वो दिन जब स्यूडो फोर्स पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, स्यूडो फोर्स। जरा ध्यान दो, स्यूडो फोर्स में करते क्या है अपन, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये कितने से एक्सेलरेट हो रहा है, g/2 से, उस फ्रेम में जाके तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। यही करते हो, है ना। तो ये जो पुली वाला सिस्टम है, इसके ऊपर पहले से नीचे लग रहा है g, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर है g/2। तो स्यूडो फोर्स में करते क्या है, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसे पलट के इसके ऊपर एक g/2 नाम का और इसके मास का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सर ये क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया। निपट गए हो क्या, निपट गए हो, लग रहा है निपट गए। देखो स्यूडो फोर्स में क्या करते हैं बेटा, कोई भी अगर क्वेश्चन लिया तुमने, स्यूडो फोर्स जिसे आता है वो आगे बढ़ के सॉल्यूशन देखो, इसको मत देखते रहो। तो कैसे पता है स्यूडो फोर्स लगाना है सर, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लगता है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर है तो स्यूडो की बात करते हैं। यदि सपोज करो ये कोई क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे एक मास ही हैंग कर दिया, स्यूडो सिखा रहा हूं सर, हमें आता है, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो पहली बार उन्हें नहीं आता है, उनके लिए बोल रहा हूं। तो स्यूडो फोर्स होता क्या है, अगर कोई भी लिफ्ट है, कार है, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है बेटा, तो वैसे क्वेश्चंस में न्यूटन्स लॉ को अगर आप उसी के फ्रेम में जाके इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको एक फोर्स तो इसका mg लग ही रहा होता है, एक नया फोर्स लगाना पड़ता है स्यूडो फोर्स। वैसे PSUDO है, P लिखना चाहिए। वो फोर्स होता क्या है, वो होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी
इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बराबर। ये है स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होता है, हाँ, और मास ऑफ द बॉडी लेना होता है, हाँ, और उन दोनों को प्रोडक्ट करके इसके ऊपर इस एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगाना होता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स क्या है सर? डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स क्या है? ये होता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? तो स्यूडो फोर्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया, पुली के ऊपर लिया तो थोड़ा पुली का बेसिक कराया, थोड़ा स्यूडो का बेसिक कराया, इसीलिए। तो देखिए दोबारा से, सर ये लिफ्ट है, ए से एक्सेलरेट हो रहा है, तो आपने इसका mg तो लगा दिया, लेकिन आप इसी के फ्रेम में चले गए हो तो आपको इसका एक्सेलरेशन लेना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जिसमें तुम हो उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और मास ऑफ द बॉडी लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगा देना है। तो ये रहा मास और ये रहा ma। तो अब जो इसमें टेंशन होगा वो कितना होगा? mg प्लस ma। क्या बात समझ में आ चुकी है? स्यूडो फोर्स समझ में आया? तो मेरा मकसद है बेटा न्यूमेरिकल के थ्रू फिजिक्स सिखाना, और क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है यार बच्चों, तो न्यूमेरिकल में तुम लोग इतना थ्योरी पढ़ते रहते हो, न्यूमेरिकल तक आते आते निपट गए, लेकिन तुम्हें निपटना नहीं है भाई, तुम्हें पूरा एनर्जी के साथ रखना है। तो यार ये जो बीच बीच में मैं थोड़ा थ्योरी बताता हूं वो कितना फायदे कारक है आप लोगों के लिए, और आप लोग में से कितने लोग बोलते हो नहीं सर ये बेस्ट है जो आप करते हो, मुझे जरूर बताना ये बात यार, ठीक है? कि बीच बीच में सर आप थोड़ा सा फिजिक्स को डिस्क्राइब कर देते हो, बेसिक्स क्लियर कर देते हो, ये कितना बेस्ट है, बेस्ट बताना मुझे। अगर बेस्ट का लाइन से मैसेज आया तो अगले क्लास में करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो जरूर कमेंट करना, अभी कमेंट करके बताना कि इसका कितना रिक्वायरमेंट है और ये कितना फायदा पहुंचाता है आप लोगों को, ठीक है? ओके चलिए, मुझे पता है जिसे आता है वो ये क्यों देखेगा यार, वो तो आगे स्लाइड वीडियो बढ़ा के देखेगा, तो उससे मैं पूछ ही नहीं रहा अभी ये क्वेश्चन कि जिसे आता है। तो मुझे ये मत पता मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे पता है सबको आता है, लेकिन वो 10% बच्चा जिसे नहीं आता है, जो थोड़ा कम समझता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तुम्हें फायदा पहुंचा रहा है तो जरूर बताना बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, अदरवाइज इतना एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे। चलिए अब आया समझ। तो ये क्वेश्चन में सर आपने पूछा है कि यहां पे 2m है और यहां पे m है, बताओ यहां का टेंशन क्या है यदि ये g/2 से जा रहा है। हाँ, तो एक तो इसके अंदर 2mg लगा दिया, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो प्लस g/2 भी लगा दिया। हाँ बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे एक तो mg लगाया और दूसरा g/2 से ऊपर जा रहा है तो g/2 भी लगाया। यानी कि कहने का मतलब अगर ये नहीं था तो gg नीचे था तो टेंशन का वैल्यू था 2μg। लेकिन अगर ये g नया वाला g हो चुका है, ये नया वाला g हो चुका है, कितना? 3g। कितना हो चुका है? 2 + 1 3g/2। तो ये क्या हो जाएगा? g इफेक्टिव हो जाएगा। क्या मजा आया? तो डायरेक्ट टेंशन इसमें निकल चुका है सर, मेरा डायरेक्ट टेंशन निकल चुका है इस क्वेश्चन में, और उसका वैल्यू 2μg इफेक्टिव है। बिल्कुल बेटा, तो डायरेक्ट टेंशन लिख रहा हूं मैं यहां से, 2μ का वैल्यू m1 m2 / m1 + m2। अच्छा ये बात था, बिल्कुल, इसीलिए तो बेटा 2μg सिखाया है मैंने। क्या सिखाया है? 2μg, और म्यू क्या? रिड्यूस्ड मास। कितना? m1 m2 / m1 + m2। नीचे बेटा gg लग रहा था, इसीलिए g है, और नीचे अगर लगने लगा g इफेक्टिव तो लिखेंगे g इफेक्टिव मतलब 3g/2। हाँ जी बेटा यही लिखेंगे। अच्छा, तो आपने एक लाइन में टेंशन निकाल के रख दी बिना ही क्वेश्चन लिखे, इसीलिए उतनी देर से थ्योरी पढ़ा रहा था। और मैंने यहां का टेंशन पूछा तो पुली का FBD बना लेंगे। ये रहा टेंशन T डैश,
और यहाँ पे टी और यहाँ पे टी है कि नहीं, पूरा का पूरा सेम। तो ये टी डैश एक्चुअल में किसके बराबर होगा, 2t के, और 2 और t का वैल्यू सर मेरे पास है, किसने बोला नहीं है आपके पास, जरा बोलिए t का वैल्यू सर। ये 2m इंटू एम कितना हो गया भाई, 2m स्क्वायर, तो लिखा मैं t इज इक्वल टू 2 इंटू 2m स्क्वायर, अच्छा, बाई 3m, अच्छा, इंटू 3g/2, हाँ जी बेटा, आपने तो निपटा दिया है सर, ये निपट गया, ये निपट गया, ये भी निपट गया। तो आंसर क्या हुआ भाई, 2mg, कितना हुआ आंसर भाई, 2mg। तो यहां पे आंसर कितना, 2mg, आंसर कितना, 4mg। देखो क्या इसमें मैंने इक्वेशंस बनाए क्या, अगर मैं तुम्हें क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाता जैसा कि सर ने पढ़ाया तुम्हें, ये सारा एक्सप्लेनेशन सर ने किया, सब कुछ तुम्हें पढ़ाया, ए नेट एफ ए बराबर एफ नेट बाय एम नेट पढ़ाया, मुझे पता है सर ने ये सब तुम्हें पढ़ाया, ये पढ़ाया, टेंशन निकलवा के ये भी बता दिया 2 म्यू जी। अगर तुम्हें याद होता कि सर ये 2 म्यू जी m1 m2 बाय m1 प्लस m2 था, तो तुम क्या इस क्वेश्चन को करने में 1 सेकेंड भी लगाते, और अगर स्यूडो फोर्स का भी थोड़ा ज्ञान होता, नो सर, तब तो मैं क्या करता, t इज इक्वल टू, और मैं क्या करती है ना, बचवा और बचवी दोनों लोगों से बात कर रहा हूं भाई, t इज इक्वल टू 2 म्यू जी डायरेक्ट लिखते सर, g इफेक्टिव निकालना काम था, और g इफेक्टिव निकालने ही 2m1 m2 बाय m1 प्लस f2 करके टेंशन निकालते, और ये टेंशन इसके बराबर हो जाता। क्या एक डिफिकल्ट लुकिंग प्रॉब्लम, क्या एक ज्यादा इक्वेशन इन्वॉल्व प्रॉब्लम को हम एक लाइन और दूसरा लाइन, 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, यदि हमें ये सब बेसिक चीजें पहले से पता है। तो ये तो हो गया है ना यार, क्लासरूम टीचिंग में आप लोगों का सर ने आपको बेस्ट दिया है, बताया है, पूरा थ्योरी बताया है, तो ये क्वेश्चन करने में मुश्किल से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता उन बच्चों को। तो देखो प्रॉब्लम तो सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, किसी को कोई बच्चा इक्वेशन बनाएगा, सूडो फोर्स लगाएगा, सॉल्व करेगा, फिर रखेगा, फिर टी निकालेगा, इक्वेशन में रख के फिर सोचेगा 2t, मतलब मैं जान के बोल भी रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम्हें फील आए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा ही होता है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में छूटता है। तो तुम्हें उन चीजों का प्रैक्टिस में करा रहा हूं कि कम टाइम में कैसे तुम्हें फास्टर बनना है बेटा, तुम्हें सही भी करना है, एक्यूरेट भी करना है, और तुम्हें एकदम बुलेट के स्पीड से चलना भी है। तो सारा कुछ तुम्हें सीखना पड़ेगा यदि तुम्हें चाहिए फिजिक्स में 120 में 100+ मार्क्स, चाहे वो मेंस में हो या 180 में 170+ मार्क्स, चाहे वो नीट में हो। और एडवांस के लिए तो दिमाग है ही अपने पास, उसके लिए तो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन में लाता ही हूं हमेशा, उसमें आप लोगों का IQ चाहिए होता है हमारे मेहनत के साथ साथ। तो करेंगे बिल्कुल, यस सर। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा मजा आया 2 म्यू जी पढ़ के और ये मर के, क्या एकदम मस्त मजा आया जीवन का या नहीं। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये करवा दूं क्या अभी, चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन ये करवाता हूं यार, ये करवा दूं। अच्छा कौन सा करवा दूं, ये सारे क्वेश्चन तो बेहतरीन रख दिया है मैंने यार तुम्हारे लिए। और कौन सा था, न्यूटन्स लॉ के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लाया है आज आपके लिए। न्यूटन्स लॉ के ऊपर ना एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला यार, ये करोगे क्या? चलो तो एक क्वेश्चन लो, तो एक जलवा दिखाओ तुम लोग, अपना जलवा दिखाओ, देखते हैं कितने लोग, क्योंकि न्यूटन्स का क्वेश्चन एक करा दिया ना, तो न्यूटन्स का दूसरा क्वेश्चन मैं देना पसंद करूंगा। चलो बताओ तो, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ठीक। न्यूटन्स लॉ के बेसिक डेफिनेशन और कांस्टेंट रिलेशन के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो फास्टेस्ट करेगा यार उसको बिल्कुल सैल्यूट करूंगा, और सही करेगा उसे पक्का डेयरी मिल्क का चॉकलेट खिलाऊंगा। फटाफट बता, जल्दी से बता दो बेटा, देखते हैं कितने लोग एकदम मस्त तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है अब मैं बताता हूं। बोल रहा है अ लीनियर रोप हैविंग, ठीक है,
क्वेश्चन है अ लीनियर रोप, जल्दी से देखना, अ लीनियर रोप हैविंग लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, ये रोप है जिसका कि लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है आप लोगों को पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है, मास पर यूनिट लेंथ, अगर स्मॉल से बात करोगे तो, है ना, ये होता है dm/dx। ओके ठीक है सर, लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि अगर हमें dm की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लैम्डा इंटू dx करेंगे। हाँ, और dx क्या है? लेंथ है। dx क्या है? लेंथ है, लेंथ। तो लेंथ कैसे निकलता है? वेलोसिटी एक छोटे से टाइम में। ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करना पड़ेगा, तो करेंगे, मैंने एक लाइन पढ़ के लिख दिया है। ठीक है, बोल रहा है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां पे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बेटा, वाह मजा आया। सो दैट द लोअर पोर्शन ऑफ द रोप, ये रस्सी है, थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना सकता था मैं, ये सटा हुआ और ऐसे तुम खींच रहे हो, राइट ना, जमीन से खींच रहे हो तो ये उठता हुआ जा रहा है ऊपर। फील आया तुम्हें फिजिक्स? रस्सी है और इधर से तुम खींच रहे हो, फोर्स कांस्टेंट लगाया है तुमने, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ये डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। सो दैट लोअर पोर्शन ऑफ द रोप इज एट रेस्ट, ये फोर्स लगा रहे हो, ये जो लोअर पोर्शन है रोप का, यहां तक, एक्चुअल में यहां तक कांटेक्ट बनाना चाहिए, थोड़ा सा यहां पे जो है ना, फोटो अच्छा बनाने के चक्कर में ऐसा हुआ है, ये यहां तक है और लोअर पोर्शन रेस्ट पे है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड अपर पोर्शन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0। अच्छा, ये जो अपर पोर्शन है ये v0 वेलोसिटी से कांस्टेंट मूव कर रहा है, एज सोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ f इज, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जो आपको 1000 फिजिक्स सिखा सकता है। तो मैं बेसिक डेफिनेशन के ऊपर फिजिक्स का ये क्वेश्चन लिया हूं, जरा समझो, अगर मजा आए तो जरूर बताना, देखना कितने सारे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो इसमें मैं फिजिक्स का सारा वो बेसिक मेथड यूज करूंगा जो मुझे पहले से पता है। अच्छा, तो पहला बेसिक मेथड ये है कि फोर्स जो होता है ना, अबे मैं ये क्या कर रहा हूं तभी, ये मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अच्छा, फोर्स जो होता है ना सर, वो होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो कभी भी अगर मुझे ये निकालना है फोर्स, तो मैं डेल्टा p/डेल्टा t करूंगा, ये एक चीज है। अब पहला क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा कि यार जब वेलोसिटी इस रोप का कांस्टेंट है, सुनना बात को ध्यान से, आंसर करना फटाफट, कमेंट स्टार्ट। अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये फोर्स कर क्या रहा है भाई? ये फोर्स क्या कर रहा है? आज तक तो मैंने ये नहीं सुना था कि बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है और उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तुमने सीखा था क्या ये? तुमने आज तक सीखा है ये कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसा तुमने सीखा है क्या? नो सर, एक फोर्स जो है बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और एक्सेलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा t, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों लिख दिया यार? बोल रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अपर वाला रीजन चल रहा है, अपर ये है और लोअर ये है, ये है लोअर रीजन, ये है अपर रीजन। अपर वाले रीजन का वेलोसिटी v0 है, जबकि एक एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है। ये कैसा फिजिक्स है? ये कौन एक्सप्लेन करेगा? फटाफट बताओ, और कैसा लगा ये बात सोच के आपको, ये भी बताओ, मजा आया जीवन का या नहीं? बोलो बेटा। तो अब सुनना, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये, अब इसका फिजिक्स डिस्कस करता हूं यार, मजेदार फिजिक्स है इसका, जरा देखो। ये सर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पे आपका एक रोप है सर, जरा फील करो इसको बेटा, फिजिक्स को फील करो। ओके, इस पॉइंट पे मैंने F फोर्स लगाया है और ये वाला पॉइंट v0 वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि ये अगर v0 से जा रहा है तो ये जो ऊपर में है ये भी v0 से जा रहा है। कोई हर्जा? नो सर, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो ऐसे जाएगा, है ना? ओके, अब जरा एक और बात देखेंगे बेटा, अब जरा एक और बात देखेंगे बेटा, ये जो पॉइंट मैंने कांटेक्ट पॉइंट माना है P, मैंने क्या माना है? कांटेक्ट पॉइंट को P माना है।
कांटेक्ट पॉइंट को P माना है। इस P पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं यार। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, ये जो जंक्शन है उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैं उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हूं पहले। ठीक, चला देखना। ये VP पॉइंट अगर मान लो VP से जा रहा है इधर, तो ये पॉइंट इस रस्सी से भी अटैच है और ये पॉइंट इस रस्सी से भी अटैच है। यस, तो ये पॉइंट अगर यहां पे पहुंच जाएगा, जरा फील करो इस फिजिक्स को यार, जरा फील करो इस फिजिक्स को। तो यहां पे अगर ये VP यहां पे आ गया तो ये वाला स्ट्रिंग भी खाली हो जाएगा और ये वाला स्ट्रिंग भी खाली हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्या बात समझ में आ रही है? यस, यानी कि किसी भी dt टाइम में अगर ये VP से गया तो ऊपर वाला भी VP से आगे चला गया और ये वाला भी रस्सी यहां पे आ गया, तो फाइनली ये दोनों स्ट्रिंग जो ऊपर में है और जो नीचे में है, क्या वो दोनों खुल चुका है बाहर? बोलो हाँ यार। और क्योंकि तुम यहां से पकड़ के खींचे जा रहे हो और इस रस्सी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां से जो रस्सी एक्चुअल में निकला होगा उस वेलोसिटी, उस रस्सी का लेंथ और यहां से जो स्ट्रिंग निकला होगा उसका लेंथ किसी एक पर्टिकुलर dt टाइम में सेम होगा या अलग होगा, ये बताओ। सेम होगा या अलग होगा? क्या बोला, दोबारा सुनो। ये VP पॉइंट ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी। अगर किसी dt टाइम में ये VP पॉइंट यहां पे आया, इसका मतलब रस्सी का लेंथ वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि VP dt ऊपर वाला लेंथ खाली हो गया, VP dt लेंथ खाली हुआ। क्या VP dt लेंथ नीचे से भी खाली हुआ? बोलो हाँ है ना। और ये दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है, उतना ये वाला उतने ही टाइम में खींचेगा। ये दोनों का लेंथ जो है वो V0 dt के बराबर होगा, तभी ये स्ट्रिंग रहेगा, अदरवाइज ये स्लैग हो जाएगा या ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन फिजिक्स का समझ आ रहा है या नहीं? ये समझ में आया? ये रस्सी का लेंथ, ये रस्सी का लेंथ का जो सम होगा वो V0 dt के बराबर होगा सर, तभी ये वाला चीज हमेशा स्ट्रिंग जो होगा वो टाइट होगा और हर एक पॉइंट V0 वेलोसिटी से अपर रीजन का चल रहा होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन वालों ने बोला। क्या बात क्लियर क्रिस्टल दिमाग में है? यस। तो क्या मैं बोलूं यहां पे कि इस तरीके से तो ये dt निपट चुका है, खुबाच ये ट्वाइस ऑफ VP V0 के बराबर है और VP का वैल्यू V0/2 हो चुका है सर, या नहीं? जल्दी से बता दे बेटा। हाँ सर, इसका मतलब ये P पॉइंट का जो जंक्शन वाला वेलोसिटी है वो V0/2 है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी ऊपर के रीजन में आता है, जरा अब सोचना यार, अब सोचना, बहुत मजेदार बात बोल रहा हूं। ये एक तो नीचे वाला रीजन है, एक ऊपर वाला रीजन है। ये क्वेश्चन अभी वेट कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये फोर्स कर क्या रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे भाई लोग। ठीक, अब सुनो, जैसे ही ये ऊपर आता है तुरंत से इंस्टेंटेनियस हो रहा है ये सब काम, इसका वेलोसिटी फिर से V0 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला कि अपर रीजन ऑफ अपर पोर्शन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो रस्सी जो तुम खींचते जा रहे हो उसका नीचे से ऊपर आते ही वेलोसिटी कितना बन रहा है? V0। ऊपर आते ही वेलोसिटी कितना हो रहा है? V0। और जो नीचे बैठा हुआ है उसका वेलोसिटी कितना है? क्वेश्चन वालों ने फिर से बोला रेस्ट पे है। क्वेश्चन वालों ने फिर से बोला लोअर पोर्शन रेस्ट पे है और अपर पोर्शन का वेलोसिटी कितना है? V0 है। अपर पोर्शन का वेलोसिटी कितना है? V0 है और लोअर पोर्शन क्या है? रेस्ट पे है। तो ये जो फोर्स है ना एक्चुअल में यहां पे खत्म हो रहा है। अब रेस्ट के चीज को V0 वेलोसिटी देने के लिए एक इंपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है यहां पे। क्या बात समझ में आ रही है? रेस्ट के चीज को V0 वेलोसिटी देने के लिए एक इंपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है हर एक सेकंड पे।
इसीलिए एक फोर्स की आवश्यकता है हमें यहाँ पे, और वो फोर्स एक इंपल्सिव फोर्स क्रिएट करके एक रेस्ट वाले रीजन को वी नॉट वेलोसिटी क्रिएट कर देता है। और हमने देखा है कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो ऊपर वाले का ये जो स्ट्रिंग है ऐसा, ये जो स्ट्रिंग है ऐसा, ऊपर वाले का वेलोसिटी अभी भी v नॉट है और थोड़ी देर के बाद भी v नॉट है, बाद में भी v नॉट है। यानी कि ऊपर रीजन के पोर्शन में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। ऊपर वाला पोर्शन का कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे वाले के मोमेंटम में जबरदस्त चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है? ये रुके हुए चीज को इसने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया है। रुके हुए चीज को इसने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया। कितना? रुका हुआ चीज तुरंत से v नॉट वेलोसिटी गेन कर लेता है। रुका हुआ चीज तुरंत से v नॉट वेलोसिटी चेंज कर देता है। यानी कि अगर, अब सुनना बात को ध्यान से भाई, अगर मैं ये बोलूं यहां पे, अगर मैं ये बोलूं कि ये जो लोअर रीजन वाला स्ट्रिंग है, सुनना यार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हो, हजारों फिजिक्स को डिस्कस कर रहा हूं मैं, इंपल्स को यूज कर रहा हूं मैं, मोमेंटम को यूज कर रहा हूं मैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं कि यहां का लेंथ, यहां का लेंथ, और ये जो निकला दोनों बराबर होगा। तुम्हें फील दिलाने की कोशिश करता हूं कि फोर्स लगने के बाद यदि किसी पोर्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं इंपल्सिव फोर्स यूज हो रहा होगा और वो किसी और रीजन में यूज हो रहा होगा, और वही हो रहा है यहां पे। इस रुके हुए रीजन का जरा फील करो बच्चों, बहुत ही बढ़िया फिजिक्स है। इस रुके हुए रीजन का देखना बेटा, रुके हुए रीजन को ऊपर आते ही वेलोसिटी कितना मिल गया? v नॉट। और पहले क्या था? रेस्ट पे 0। पहले है 0 वेलोसिटी और अब वेलोसिटी हो जा रहा है v नॉट। वेलोसिटी कितना हो जा रहा है? v नॉट हो जा रहा है। बोलो तो किस पोर्शन का वो वेलोसिटी हो रहा है? नीचे वाले पोर्शन का या ऊपर वाले का या दोनों का? नहीं सर, ऊपर वाला का हर एक पोर्शन v नॉट से मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला है, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला है। तो नीचे वाले का ही मोमेंटम में चेंज हुआ है। इसका मतलब ये फोर्स जो खपत हुआ वो नीचे वाले के मोमेंटम में जो चेंज आया उसके बराबर होगा सर। ये लाइन समझ में अगर आया ना तुम्हें तो समझो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ गए हो, तुम्हारा दिमाग सही लेवल पे चल रहा है। और मैंने काफी एक्सप्लेन किया है तो शायद सबको आना चाहिए समझ में। फिर भी ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारा फिजिक्स है, तो हो सकता है किसी को ना आया हो, तो जल्दी से पीछे करके सुनना, इसको समझना। तो नीचे वाले पोर्शन में जो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम, वो है ये फोर्स। यस, तो नीचे वाले पोर्शन को कितना रेट ऑफ चेंज मोमेंटम आया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल इसका वेलोसिटी हो चुका है v, और dt टाइम में मान लो ये dm मास निकाला, तो मास इंटू v नॉट है ना। ये dm क्या है? मास है नीचे वाले का, और नीचे वाले को वेलोसिटी तुरंत से क्या मिल जा रहा है? v नॉट। तो मोमेंटम में चेंज क्या हुआ? पहले 0 था, अब v नॉट है, तो फाइनल मोमेंटम dm इंटू v नॉट माइनस इनिशियल dm इंटू 0 बाई dt। क्या इसमें कोई हर्जा तुम्हें? नो सर, ये है फोर्स के बराबर। क्वेश्चन वालों ने हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ f बताओ, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू बताओ कितना लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसने एक और बात बोला, मास डेंसिटी लैम्डा है, तो मान लो नीचे वाले का जो लेंथ है वो dx खुला है, तो dx खुला है तो dm होगा लैम्डा dx। बोलो हाँ, dm होगा लैम्डा dx। हाँ, लिखो जल्दी से, dm होगा लैम्डा इंटू dx और इंटू v नॉट डिवाइडेड बाई dt। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये dx जो है वो लेंथ किसका लेना है? ऊपर वाले का, नीचे वाले का, या दोनों? सर मास लिया है नीचे वाले का, तो ये dx लेंथ भी लेना पड़ेगा नीचे वाले का। तो नीचे वाला लेंथ को किसी dt टाइम में
कौन सा वेलोसिटी चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वीपी वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? वीपी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या लिखोगे तुम? नीचे वाले का जो dx लेंथ होगा वो एक्चुअल में वीपी dt होगा सर। बोलो क्या बात समझ में आई? और वीपी dt का मतलब v0/2 dt होगा, v0/2 dt होगा सर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? dx का वैल्यू लैम्डा इंटू v0/2 dt। ये लाइन यार समझ में आया या नहीं आया बच्चा लोग? और बच्चे लोग जल्दी बता दे, फटाफट बताओ कि ये लाइन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि सर ये dm नीचे वाले का मास है, क्योंकि नीचे वाले के ही मोमेंटम में चेंज आया है, ऊपर वाले का मोमेंटम तो चेंज ही नहीं कर रहा है। ऊपर जाते ही v0 हो चुका है, तो v0 था। तो ये जो फोर्स है वो यहां के बॉडी में एक इंपल्सिव फोर्स क्रिएट किया है, और जिसके चलते ये चेंज इन मोमेंटम आया है। हाँ, तो फोर्स dm/dp/dt, और m किसका? नीचे वाले का। तो dm और नीचे वाले का मास कौन चेंज कर रहा है? वीपी चेंज कर रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा dm = λ/dx, और ये x जो नीचे वाले का है ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? वीपी। तो मैंने लिखा वीपी dt, और वीपी v0/2 अभी प्रूफ किया था। यस, डिवाइडेड बाय dt, यस, और इनटू इसका v0। तो आंसर की प्राप्ति हुई। यस, dt खत्म, आंसर आ गया लैम्डा v0² 2। बोलो क्या मजेदार क्वेश्चन था या नहीं? ये रोटोव करोटोव के पापा जी थे। ये समझ में आया? इसमें कितना बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हुआ। क्वेश्चन कहां से फ्रेम हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, बस दैट्स इट। और क्या किया मैंने? कांस्टेंट रिलेशन को यूज किया ये रिलेशन निकालने के लिए। बोलो हाँ है ना? क्या ये क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछ दे तो तुम्हें मजा आएगा या नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा सर। मजा आएगा जीवन का? बहुत ही बढ़िया। तो बताना कैसा मजा आ रहा है जीवन का बेटा, बिल्कुल बताना। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो बेटा स्पीड कम करके पॉज करके देखना। मैंने सारे फिजिक्स डिस्कस किए हैं, बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारा फिजिक्स था इसमें। तो ये रहा अपना न्यूटन्स लॉ का जनरल चीज अब खत्म होता हुआ। अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें फ्रिक्शन। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अब फ्रिक्शन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा फ्रिक्शन का। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है। तो और आईआईटी को भी बहुत मजा आता है। 2-3 ब्लॉक तो नहीं पूछता यार कहीं पे भी, लेकिन कॉन्सेप्ट एज इट इज ऐसा ही है। तो आपको 2 ब्लॉक की काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो एक क्वेश्चन मैंने सोचा कि 2 ब्लॉक के ऊपर बच्चों को कराया जाए। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा 2 kg का ब्लॉक, ये रहा 4 kg का ब्लॉक। ये सरफेस स्मूथ है और यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.6। कितना है? 0.6। इसके ऊपर फोर्स लगाया है 6 न्यूटन का, और इसके ऊपर फोर्स लगाया है 12 न्यूटन का, राइट? तो फोर्स F1 एंड F2 आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। द फ्रिक्शनल फोर्स इन न्यूटन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg विल बी। यानी कि आपको बताना है कि इस रीजन में कितना फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस रीजन में, ये आपको बताना है। आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। जल्दी से पॉज करो और 3 मिनट का समय दो, और ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर निकाल के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। अभी देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट? ओके सर। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मेरा एक्सप्लेनेशन अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? ओके, चलिए देखिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको करना क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले आपको सिस्टम को एक कर देना है। सिस्टम को एक कर देना है। एक करने के बाद मानना है कि दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, राइट? ये काम करना है। तो बताओ, ये रहा फोटो, और यहां पे बताओ एक्सेलरेशन साथ साथ है ना, एक्सेलरेशन साथ साथ। तो यहां पे जब देखोगे तो ये दोनों का एक ही एफबीडी बना दिया मैंने। तो यहां पे 12 लग रहा है और इधर 6 लग रहा है, और ये स्मूथ है। तो क्या लिखूंगा मैं?
12 माइनस 6/6। क्या ऐसा बोलूं? दोनों को एक साथ मान लिया, ये वाला एक्सेल फोर्स ज्यादा था तो माना ये दोनों इधर जा रहा है साथ साथ, तो साथ साथ जा रहा है तो एक्सेलरेशन साथ साथ वाला क्या होगा? F2 माइनस F1/6। तो हो गया 12 माइनस 6/6, 6/6 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन का 2 ब्लॉक के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन बनाए, एक के ऊपर फोर्स लगाए, दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, दोनों के ऊपर फोर्स लगाए, नीचे के ऊपर फोर्स लगाए, ऊपर के फोर्स लगाए, ऊपर पे फोर्स लगाए, नीचे पे फोर्स लगाए, सबको ऐसे ही किया जाता है। आपको मान लेना है कि दोनों साथ साथ चल रहा है। यदि दोनों साथ साथ चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये आप निकाल लो। अब सुनना, मुझे पता है कि इस ब्लॉक के ऊपर इस 2 kg ब्लॉक को इधर कौन चलाएगा, तू बता आप जल्दी से। 2 kg ब्लॉक को लेफ्ट साइड में कौन चला रहा होगा? क्या इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स मैंने इधर लगाया है? नो। इन दोनों के बीच में सर एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। उस फोर्स के चलते ये बोलेगा चल मेरे साथ। क्या बोलेगा? चल मेरे साथ। फ्रिक्शन बहुत ही बढ़िया चीज है यार। फ्रिक्शन हमेशा एक गाना गाता है, फ्रिक्शन हमेशा एक गाना गाता है। क्या? हम साथ साथ चलेंगे। ये हमेशा सबको साथ लेके चलता है। ये क्या गाना गाएगा? हम साथ साथ चलेंगे। तो देखो यहां पे ये साथ साथ चल रहा है बेटा, इसीलिए मैंने साथ साथ। फ्रिक्शन गाना गाएगा कौन सा? हम साथ साथ चलेंगे। फ्रिक्शन कैसा गाना गाएगा? हम साथ साथ चलेंगे। तो ये दोनों साथ साथ चल गया तो बेटा इसका एक्सेलरेशन आ चुका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन भाई यदि ऊपर वाले ब्लॉक को देखो तो इधर की तरफ 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसका साथ साथ के चक्कर में ये एक्सेलरेशन हो गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इधर कौन सा फोर्स है? तो नीचे वाला इसको बोलेगा हम साथ साथ चलेंगे। तो जब ये खींचा होगा तो ये इसको बोलेगा हम साथ साथ चलेंगे। तो ऊपर वाले के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा इधर, जिसके चलते ये 2 kg वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड में मूव करेगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ रहा है या नहीं? फटाफट बताओ। और कैसा लग रहा है ये एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का, ये भी बताओ। मजा आ रहा है या बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है? एकदम बताओ बेटा। तो यहां पे ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मैंने बोला 2 kg ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि इस 2 kg और 4 kg को साथ साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या मैं जब 2 kg का एफबीडी बनाऊं तो यहां पे लिखूं एक फ्रिक्शन फोर्स? तो मैं ये 2 kg का एफबीडी बना दिया तो मैं क्या लिखूं बेटा? इधर की तरफ फ्रिक्शन -6 इज इक्वल टू 2, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। मतलब ये जो चीज मैंने लिखा है ये क्या देता है तुम्हें? ये देता है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जरा ध्यान से सुनना, किसी भी बच्चे को अगर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में अभी भी दिक्कत आती है उसके लिए मैं मेथड भी साथ साथ सिखा रहा हूं। पहला स्टेप, मान लो दोनों साथ साथ चल रहा है, एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक वैसे ब्लॉक का एफबीडी बनाओ जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो 2 kg को लेफ्ट साइड ले जाने के लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑल तो मुझे यहां नहीं बनाना चाहिए यार, ये फोटो मुझे कहां बनाना चाहिए? ये फोटो नीचे बनाना चाहिए क्योंकि 2 kg ऊपर वाला ब्लॉक है कि नहीं? यस। तो फ्रिक्शन -6 करके फ्रिक्शन का वैल्यू निकला। क्या ये आंसर है? नो, ये आंसर कभी भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये बताता है कि इतना अगर फ्रिक्शन यहां पे है तो मैं तो साथ साथ चलूंगा, अदरवाइज मैं साथ साथ नहीं चलूंगा। ये वो चीज बताता है बेटा। ये बताता है कि अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, राइट? तो अब तुम्हें चेक करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन का जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे ना बेटा तो एफ मैक्स जो होता है वो होता है म्यू इंटू एन, और इस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है तो वो म्यू इंटू एन होता है। कोई भी फ्रिक्शन म्यू इंटू एन नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन।
तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहां का निकालना है तो तुम्हें यहां का नॉर्मल लेना पड़ेगा, और यहां पे नॉर्मल 20 के बराबर होगा क्योंकि 2 kg ब्लॉक को ही रेस्ट पे रख रखा है। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो गया 20 न्यूटन, और ये 0.6, तो 0.6 इंटू 20 कितना हो गया 12 न्यूटन। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और ये है बेटा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। यदि, अब लो ज्ञान, यहां पे कॉन्सेप्ट लो, कॉन्सेप्ट क्या है, इफ, ध्यान से सुनना यार बच्चों, इफ ये जो F रिक्वायर्ड निकाला है तुमने, इफ F रिक्वायर्ड इज लेसर देन इक्वल टू F अवेलेबल मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही अवेलेबल होता है, तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। यदि F रिक्वायर्ड अवेलेबल से ज्यादा आ जाए तो ये दोनों अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा तब तो बहुत आसान हो गया, ऊपर का FBD अलग बनाना है, नीचे का अलग बनाना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके रख देना है। तो मैंने फिर से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पूरा रिवाइज करा दिया, न्यूमेरिकल भी करा दिया, बता भी दिया। तो इस क्वेश्चन में F अवेलेबल कितना है 12 न्यूटन, कितना है 12, और यहां पे F रिक्वायर्ड कितना है 8, यानी कि 8 इसमें लग सकता है और दोनों को साथ साथ ले जा सकता है 1 से। तो अब इसका आंसर आप करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर अब क्या हो चुका है, फ्रिक्शन फोर्स 1-2 के बीच में कितना होगा 8 न्यूटन होगा, और मस्त मजा आ रहा होगा। क्या ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया तुम्हें? ये 2 ब्लॉक का बेस्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है, देख के आधे लोग का आत्मा कांपने लगता है कि दोनों तरफ फोर्स लगा दिया, अब मैं क्या करूं, क्वेश्चन को कैसे सोचूं। बेटा बेसिक 2 लाइन याद रखो, 2 ब्लॉक का कैसा भी, 3 ब्लॉक का कैसा भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्या 2 लाइन मैंने बोला है, पहला लाइन, पहले मान लो दोनों साथ साथ हैं, फिर उस ब्लॉक के FBD में इंटरेस्ट दिखाओ जिसमें फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, फिर F का रिक्वायर्ड वैल्यू निकालो, और अगर ये रिक्वायर्ड वैल्यू अवेलेबल वैल्यू से, अवेलेबल वैल्यू का मतलब F का मैक्सिमम वैल्यू से कम है, क्या है कम है, तो फिर दोनों साथ साथ चलेंगे, अदरवाइज दोनों अलग हो जाएंगे, और अलग हो जाएंगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा जीवन का, फटाफट तुम दोनों का FBD बनाना और आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं बेटा? यस सर, बिल्कुल आ रही है। डन। चलिए, तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है, बस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए लिया है। मुझे फास्टेस्ट आंसर चाहिए, मुझे फास्टेस्ट आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का विद इन अ मिनट। जल्दी से पॉज करो, आंसर करो। और एक बच्चा पूछता है सर आप क्या पीते रहते हो? भाई पानी पीता रहता हूं, गला सूख रहा होता है और तेज बोलने में दिक्कतें आती हैं। ओके, चलिए बेटा, बहुत ही बढ़िया सर, ये रहा क्वेश्चन, और विद इन अ मिनट इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, विद इन अ मिनट। अच्छा चलो देखते हैं सर। अच्छा पढ़ते हैं, इन द गिवन अरेंजमेंट what can be the maximum mass of block C का हमें निकालना है मैक्सिमम मास, so that block A and B move together। जब C का मैक्सिमम मास हो तो ये दोनों भी अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। हाँ, यदि ये दोनों मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे लग रहा होगा। हाँ, तो बस आंसर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि यार बच्चे, मान लिया इसका मैक्सिमम मास m है, तो इस बॉडी के पूरा का पूरा सिस्टम के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ तो? सर आपने बताया F नेट बाय m नेट। F नेट कितना? नीचे mg। F नेट कितना? नीचे mg। F नेट कितना? नीचे mcg। तो ये रहा mcg बाय क्या? m प्लस m, 4m प्लस mc, 4m प्लस mc। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? अभी सिखाया था, कोई भी क्वेश्चन हो, पुल्ली का हो, सुल्ली का हो, कैसा भी हो, मुझे दिख गया यहां है स्मूथ है,
और मैंने पहले बोला मान लो दोनों साथ साथ चल रहा है, मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन वालों ने बोला मूव टुगेदर, तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, लेकिन वर्टिकल में एक्सेलरेशन के लिए ये मास रिस्पॉन्सिबल है, तो नेट मास कितना mcg, सॉरी नेट फोर्स कितना mcg, नेट मास कितना दिस मास प्लस दिस मास 4m प्लस mc। बोलो क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये बात तो आपने समझा दिया। और क्योंकि एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा तो यहां पे फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा, यानी कि इस m को, ये जो m नाम का है पहला वाला ब्लॉक, उसे, उसके ऊपर तो ये स्ट्रिंग डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उसका भी तो एक्सेलरेशन यही होगा जो तुमने निकाला है। बोलो हाँ, यानी कि इस m मास को आगे की तरफ कौन ले जा रहा है बेटा? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, जिसका कि मैक्सिमम वैल्यू लेना है, वो होता है म्यू इंटू एन, और इसका जब तुम मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा n किसके बराबर? mg के बराबर, तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा बेटा, और ये n mg के बराबर, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? म्यू mg के बराबर, किसके बराबर? म्यू mg के, और उसके चलते इसे एक्सेलरेशन कितना मिला है? amax, जिसका वैल्यू कितना है बेटा? mcg बाय 4m प्लस mc। क्या कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को आया? तो ये रहा इक्वेशन, बना दो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या लिखोगे? म्यू mg, नेट फोर्स इधर लगा है, जो किसके बराबर होगा? इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, mcg बाय 4m प्लस mc। अच्छा, तो ये रहा ऐसा काम। हाँ, बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो समझ में आया नहीं आया? तो अगर तुम्हें ये पता चल जाए इस क्वेश्चन में कि सर a मैक्सिमम होगा क्योंकि m मैक्सिमम है, तो उसके लिए तो ये लिख लो, पहला स्टेप खत्म। दूसरा, ऊपर वाले को चलाने के लिए सर सिर्फ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात म्यू इंटू एन होता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। ये तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, डिफरेंट के हेट्रोजीनियस क्राउड को एड्रेस कर रहा होता हूं, इसीलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। गेटिंग और नॉट? बात आ रही है समझ में? तो देखो क्या ये 2 लाइन में आंसर है? खुपाच खुपाच, टकाक टकाक। ये हो चुका है 4 म्यू m प्लस म्यू इंटू mc, म्यू इंटू mc इज इक्वल टू mc। तो अपने को क्या निकालना है? mc का वैल्यू, उसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? mc कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू m, और आंसर हो चुका है mc का बेटा 4 म्यू m डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू। देखो कौन सा आंसर आ गया? 4 म्यू m डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, 1 प्लस 1 माइनस। जल्दी से देखो तो, दोबारा देखो बेटा, 4 म्यू m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m ही आएगा ना यार बच्चों? यस सर, बिल्कुल। तो 4 म्यू m डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, तो ये रहा अपना 4 म्यू m बाय 1 माइनस म्यू, ये माइनस होगा, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टाइपो है थोड़ा सा यहां पे। क्या इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा तुरंत से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? यदि उसे 2 बात का आइडिया हो कि Amex और Amax के लिए रिस्पॉन्सिबल यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, अगर ये 2 लाइन को अगर हम यूज कर पाए सही तरीके से, तो क्या ये 2 लाइन में आंसर आता है नहीं आता? बोल बेटा, क्या सेट है कहानी? यस सर, बिल्कुल सेट है, और हमें समझ में आ रहा है कि कैसे फास्टर बनना है, हमें कैसे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसे जरा सॉल्व करके बताइए। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन उठाना पसंद करूंगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक पे एक है। चलिए,
ये क्वेश्चन को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और तुरंत से मुझे ये बताइए कि अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए उनके सॉल्यूशन कैसा लगता है आपको, कितना मजा आता है, कितना फील आता है, आत्मा में खुशी मिलती है या नहीं, मस्त मजा जीवन का आ रहा है या नहीं। बिल्कुल बताइए फटाफट, अभी तक 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा रहा, फटाफट बताइए। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बेटा देखिए, पढ़िए और सॉल्व कीजिए पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। पहले आंसर बताइए, पहले आंसर बताइए। A block of mass m is placed over a rough horizontal plank. एक ब्लॉक है मास m का जो कि रफ हॉरिजॉन्टल प्लैंक पे है, जिसका कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है। ओके, 4m, ये मास 4m है और ये मास m है, विच इज प्लेस्ड ओवर ए स्मूथ सरफेस। 4m का मास एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये किस पे है? स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ओके सर, एज सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट। बोल रहा है वी नॉट का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, वी नॉट का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल फ्रॉम द प्लैंक। प्लैंक का लेंथ L है और इस प्लैंक से नीचे ना जाए। यहां पे फ्रिक्शन है और ये स्मूथ है। तो जरा सा पॉज करो, सॉल्व करो, फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सोचो कि फिजिकली हो क्या रहा होगा, इस क्वेश्चन का फिजिक्स क्या होगा, पहले वो अपने दिमाग में सेट करो, फिर सॉल्यूशन सुनना। ठीक, चलो पहले पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब मैं करता हूं, चलो देखो। इस क्वेश्चन में यहां पे रफ है और ये स्मूथ है, तो ये जो प्लैंक है बेटा, इस प्लैंक को आगे ले जाने के लिए इनफाइनेटेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सेलरेट कर सकता है। मतलब एक स्मूथ सरफेस पे किसी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए एक छोटे से अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो। तो जब आप इसको यहां से फेंके खुबाच, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे सर इस जगह पे लगा नॉर्मल mg के बराबर, और यहां पे इस रीजन में एक फ्रिक्शन लगा जो कि काइनेटिक है। यानी कि अगर म्यू का वैल्यू 2 नहीं दे रखा हो, स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग, तो आप जो म्यू है उसी को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे और उसी को काइनेटिक भी बोलोगे। तो फ्रिक्शन यहां पे अभी म्यू इंटू mg लग रहा होगा। कोई भी दिक्कत? नो सर। अगर फ्रिक्शन ये ऐसे स्लाइड हुआ है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इसके वेलोसिटी को कम करने के लिए। और फ्रिक्शन हमेशा एक गाना गाएगा, चल मेरे साथ, तो ये इसको बोलेगा चल मेरे साथ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ। दोनों एक दूसरे में एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगे और दोनों फ्रिक्शन का वैल्यू बराबर होगा। नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शन आगे होगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन गाना गाएगा चल मेरे साथ, और ये जा रहा है तो इसके साथ लेके जाने की कोशिश करेगा। और दूसरा भी समझ सकते हो, इन दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ऊपर वाले का फ्रिक्शन अपोजिंग नेचर का होगा। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन गलत स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन समटाइम्स हेल्प टू द मोशन, है ना, मोशन में फ्रिक्शन कभी कभी मदद करता है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसे अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। तो इन दोनों में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ, इसीलिए ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शन पीछे और आगे वाले के ऊपर आगे। अदरवाइज तो बेस्ट बात क्या है, फ्रिक्शन गाना गाता है चल मेरे साथ, तो इसको आगे लेके जाएगा। ठीक, जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, नीचे वाला जो ब्लॉक है उसको ये एक्सेलरेट कर देगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे है। यस, तो ऊपर वाले के लिए एक्सेलरेशन जो कि रिटार्डेशन है पीछे लगेगा, वो हो जाएगा कितना वो देखो, और नीचे वाले के लिए कितना होगा वो देखो। तो अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले को लिखा u और नीचे वाले को लिखा m। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स दोनों में बराबर है जो म्यू mg के बराबर है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन होगा फ्रिक्शन फोर्स बाय m और नीचे वाले का फ्रिक्शन फोर्स बाय 4m। तो ये हो जाएगा म्यू जी, जो कि माइनस लिख देता हूं, पीछे लग रहा है, और इसके ऊपर हो जाएगा कितना, बोलो बेटा, m से m निपट गया, म्यू जी बाय 4 जो कि नीचे से लग रहा है। क्या कोई दिक्कत?
this question is converted into another question in which we have a plank of mass 4m, and we have a block of mass m. Okay, no issue. The velocity of block is v naught. The acceleration of this plank is an, whose value is given by mu g by 4, and acceleration of this mass is in this direction, whose value is mu g. क्या ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है जो कि इस डेटा से खेलना है? यस सर। अब सुनना बात को, मजा ना आ जाए तो बताना। बोल रहा है कि v नॉट का मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर रिटार्डेशन लग रहा है पीछे, तो ये वेलोसिटी घटेगा ऑल्दो ये भी आगे चलेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी घटेगा। एक टाइम आएगा जब ये वेलोसिटी घट के जस्ट यहां तक पहुंच जाए, ऑल्दो ये यहां पे नहीं होगा, ये कहीं और होगा क्योंकि नीचे वाला ऑलरेडी चल रहा है, और उसी टाइम पे इसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए। जब ये यहां से यहां पे पहुंचे और इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, तब क्या वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और ये गिरेगा भी नहीं? क्या ये फिजिक्स समझ में आया? क्या बोल दिया मैंने? दोबारा सुनो, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि v नॉट का मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे कि ये ना गिरे, फॉल नहीं हो जाए इससे। तो इसका वेलोसिटी घट तो रहा है, तो एकदम से ये एंड में आए, इसका डायमेंशन कंसीडर मत करो। रिजिड बॉडी से पहले हर एक चीज पॉइंट मास बॉडी होता है बेटा, पॉइंट मास होता है, ये पॉइंट मास बॉडी है, ये लेंथ कंसीडर नहीं हो रहा है। तो यहां तक आया और वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, एल लेंथ कवर करते हुए रिलेटिवली, तो क्या उस टाइम का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा? यस सर। तो अगर ये फिजिक्स समझ में आया तो ये रहा आपका आंसर। आपको क्या देखना है? आप इसी के ऊपर बैठ जाओ, मजे लो जीवन का। आप क्या हो? अरे बता ही नहीं रहे हो। पावरफुल बॉयज एंड गर्ल, पीवीजी हो। आप क्या हो? पीवीजी। तो आपको मैंने यहां पे बिठा दिया बेटा। जैसे ही आप इसके ऊपर बैठे ये रुक गया, जैसे ही आप इसके ऊपर बैठे ये रुक चुका है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसे पलट के इसे खिला दो। अच्छा, अरे बताया तो था, पलट के इसे खिला दो तो ये हो जाएगा म्यू जी बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 म्यू जी और म्यू जी 5 म्यू जी बाय 4। यानी कि अब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि ये दूरी तय करनी है l, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट और रिटार्डेशन है 5 म्यू जी बाय 4 ये ब्लॉक में, और फाइनल वेलोसिटी है इसका 0। तो मैं लगा देता हूं इसमें रिलेटिव में लगाता हूं v फाइनल रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। बोलो मजा आया या नहीं आया? यस। तो v फाइनल कितना है बेटा? 0। u रिलेटिव कितना? ये चल नहीं रहा था शुरुआत में, ये चल रहा है v नॉट से, तो v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव कितना? -5 म्यू जी बेटा बाय 4, और s रिलेटिव कितना? l। तो इस सबको इधर करो बेटा, तो ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 5/2 म्यू जी l, और स्क्वायर उड़ाया तो क्या हो जाएगा? अरे स्क्वायर उड़ाया तो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर उड़ाया तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 5/2 म्यू जी एल इज द आंसर। रूट अंडर 5 म्यू जी एल बाय 2 इज द आंसर। मजा आ गया या नहीं आया बताओ मुझे? क्या क्या चीज को इन्वॉल्व करा रहा हूं प्रॉब्लम में, क्या ये तुम सोच पा रहे हो? फ्रिक्शन इन्वॉल्व कराया, रिलेटिव मोशन को इन्वॉल्व कराया, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज कराया, एंड फाइनली ये भी दिखाया कि फिजिकल एनालिसिस कितना प्रॉब्लम है। तो यदि तुम फिजिक्स को विजुअलाइज कर रहे हो ना, इक्वेशंस पुराना थियोरेटिकल बेसिक क्लियर है, तो बेटा मजा ही मजा है फिजिक्स में। हर एक न्यूमेरिकल सॉल्वेबल होता है, लेकिन तुम पता है न्यूमेरिकल बच्चों से सॉल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिस कर रहा होता है यार।
उसे सोचने के लिए सीखता ही नहीं, वो सोचता है आंसर निकाल लो। अबे आंसर कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा आंसर। पहले आपको फिजिक्स विजुअलाइज करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार दो, समय दो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका लेवल राइज हो रहा है और बिल्कुल होगा अगर आप कांस्टेंट वे में पढ़ रहे हो, क्योंकि सर ने आपको पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दिया है, क्वेश्चंस भी कराए हैं अच्छे खासे, और मैं सिर्फ यहां पे क्वेश्चन करा रहा हूं, रिवीजन भी करा रहा हूं। तो बेटा ये आपको फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म पे जो बेस्ट चीज मिल रहा है ना, उससे आप बेस्ट ले लो, मैं यही बोलूंगा। और बिल्कुल बताना कि ये क्वेश्चन कैसा लगा यार तुम्हें। तो कैसे आईआईटी एडवांस में क्वेश्चंस मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, वो मैं आपको बता रहा था बार बार यहां से। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, चलिए देखते हैं सर। बहुत ही बढ़िया, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आप फ्रिक्शन की बात करो तो फ्रिक्शन में ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है बेटा, तो इसको देखना बनता है। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, और ABCD में आंसर बता दीजिए आप। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए बेटा। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए जल्दी से। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए। तो देखते हैं फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का कौन करने वाला है बेटा, जल्दी से देखते हैं। ओके, तो ये रहा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन सिचुएशन एज shown in the figure below. Forces 120 Newton and 100 Newton start acting when the system is at rest. ये पूरा सिस्टम है, रेस्ट पे है सर। यहां पे जो फ्रिक्शन है वो 60 न्यूटन का है बेटा, कितने का, 60 का। यहां पे फ्रिक्शन कितने का, 90 का। अच्छा, बोल रहा है 120 इधर लगा, 100 इधर लगा। ओके, बोल रहा है and the maximum value of a static friction is on 10 kg is 90 and 20 kg is 60। बोल क्या रहा है निकालने को, रस्सी का टेंशन कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें हर एक केस को विजुअलाइज करना पड़ेगा बेटा। तो हर स्टैटिक फ्रिक्शन जब आता है ना, तो विजुअलाइज करना पड़ेगा रियल चीज को। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो कोई जान ही नहीं यार, क्वेश्चन लगाया, आगे पता है पीछे लगेगा, स्लिप हो रहा है, तो न्यूटन्स लॉ हो गया, F - F बराबर m, बस दैट्स इट। काइनेटिक फ्रिक्शन में और क्या चलेगा। सारा खेल तो स्टैटिक फ्रिक्शन का है, जहां पे घुमाया जाता है क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सर। तो इसमें सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करो। पहले मान लो कि 10 kg 20 kg है, पहला केस 1 मान लो, एक केस तो यहीं पे सॉल्व करूंगा यार मैं। मान लिया कि बॉडी 120 दिख रहा है मुझे, इधर जा रहा है। अगर ये इधर जा रहा है तो तुम्हें पता है सबसे पहले यहां का फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। फ्रिक्शन 90 न्यूटन वाला ओवरकम होगा, तब टेंशन एक्शन में आएगा। पहले कौन एक्शन में आता है, फ्रिक्शन, तब टेंशन। कौन पहले आता है, फ्रिक्शन, तब टेंशन। तो 120 लगाया तो 90 इधर लगा, फ्रिक्शन यहां पे कितना आया एक्शन में बेटा। लेकिन ये एक यहां पे जरा ध्यान दो, यहां पे ये सारा सिस्टम पे अगर ये इधर चला, मैंने माना पहले केस में इधर चला, यहां पे नहीं बनाना पसंद करता हूं, यहां पे नहीं, चलो जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। मान लिया ये सारा सिस्टम इधर चला, ओके, सारा सिस्टम इधर चला, तो एक ही फोर्स इधर है, इसका भी फ्रिक्शन इधर, इसका भी फ्रिक्शन इधर, ठीक। तो इधर चल रहा है नहीं चल रहा है वो चेक करो पहले। तो 120 उधर, 90 इधर, 60 इधर, 100 इधर, तो क्या ये बॉडी उधर जा पाएगा, नो सर। इधर का फोर्स 120 है और जो कि लेसर है 100, 90, 60 कितना हो गया, 150, 250 से। तो ये केस संभव नहीं है, ये लेफ्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये लाइन समझ में आया। फिर सोचो राइट में एक्सेलरेशन करके। जेईई एडवांस 1997 में एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, ट्रायंगल के ऊपर यहां पे पुल्ली लगा के। बच्चे पहले पागल होके क्या कर दिया, मान लिया इधर लगाया, सॉल्व कर लिया, और जो एक्सेलरेशन आया ना उसको पलट के बोल दिया ये आंसर आएगा। ये बिल्कुल गलत होता है। न्यूटन्स लॉ में ये चीज सही होता है, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव आ गया तो आप बोल दोगे कि सॉल्व हो गया। फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता बेटा। फ्रिक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो वो सॉल्यूशन गलत होता है। ये क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, क्योंकि फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में अगर ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, और जब ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है।
वो चेंज हो जाता है। अगर फ्रिक्शन के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए तो वो सॉल्यूशन गलत होता है, आपको दोबारा दूसरे डायरेक्शन में मान के सॉल्व करना है। ये लाइन समझ में आया? बेहतरीन लाइन सब बोल रहा हूं मैं, बता दे रहा हूं बेटा। तो अब मान लिया इधर जा रहा है तो वो तो गया नहीं सर। अब मान लो इधर जा रहा है, जब इधर मानोगे तो 60 इधर, 90 इधर, 150 इधर, 120 इधर, भाई साहब 270 इधर, 100 इधर। क्या दूसरे केस में इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा? नो सर, ना एक्सेलरेशन इधर ना एक्सेलरेशन उधर। इसका मतलब ये रुका हुआ है। पहला एनालिसिस ये करना होता है। यदि तुमने इधर मान के सॉल्व किया, एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, मतलब गलत। इधर मान के सॉल्व किया, फिर से एक्सेलरेशन निगेटिव आया, वो भी गलत। इसका मतलब वो रेस्ट पे है। ये पहला विजुअलाइजेशन होता है इसी प्रॉब्लम का। ठीक, अब हमें पता चल गया कि रेस्ट पे है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। ये पता चल गया है 120 है, और यहां पे पता है एक रस्सी है, यहां पे पता है, यहां पे कितना है 100, यहां का फ्रिक्शन फोर्स है 60 और यहां का फ्रिक्शन फोर्स है 90। अब देखना ध्यान से कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। मान लिया कि ये इधर जा रहा है, तो पहले ये 90 कवर होगा, तब टेंशन एक्शन में आएगा। तो 90 इधर हो गया तो टेंशन कितना हो गया, जल्दी से बता दो, कितना हो गया भाई टेंशन? 30। अब यहां पे 30 तो इधर भी 30 और इधर 30। जरा ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। तुम एक एक चीज को ध्यान से सीखने की कोशिश करना। मान लिया मैंने क्या कि यहां पे 120 लग रहा है, तो सबसे पहले क्या एक्शन में आएगा? सबसे पहले एक्शन में आएगा क्या एक्शन में आएगा? फ्रिक्शन। 120 लगाया 90, बचा कितना? 30। बचा कितना? 30। तो 120 लगाया, 90 इधर कवर किया, 30 इधर आया, क्योंकि रुका ही हुआ है। ये एक्चुअल में 30 इधर लग गया। अब यहां पे 30 तो इधर भी 30। अब इधर लग रहा है 30 और इधर लग रहा है 100, तो यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा जरा वो देखो। तो तुम मान लो यहां का फ्रिक्शन F, मान लो फ्रिक्शन यहां का F, सीखो ध्यान से। क्या लिखोगे? 100 माइनस 100 इज इक्वल टू F प्लस 30। F का वैल्यू कितना आया? 670 न्यूटन। क्या F 70 है? सर मैक्सिमम से ज्यादा कैसे हो सकता है? यहां का मैक्सिमम 60 और ये बोल रहा है 70। इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी गलत हो गया। ये सीख रहे हो या नहीं यार बच्चों? दोबारा देखो, ये फ्रिक्शन का वैल्यू 70 पॉसिबल ही नहीं है सर, 70 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 60 मैक्सिमम, इसीलिए सॉल्यूशन गलत हुआ। अब मानो कि इधर चल रहा है, दोबारा से फिर से देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं मैं तुम्हें। जरा फील करो बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है ये। एक एक करके सॉल्व करके तुम्हें विजुअलाइज करना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है बेटा। अच्छा ऐसा? हाँ, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो हमारा है, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। क्या है रिक्वायर्ड? इसका वैल्यू हमेशा अवेलेबल फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए? कम, तब ये सही है। अदरवाइज ये गलत है। तो ये गलत हो चुका है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड जो है वो ज्यादा आ चुका है अवेलेबल से। तो ये ऐसा केस संभव नहीं है, मतलब जो सॉल्यूशन किया वो गलत था। अब फिर इधर के लिए सॉल्व करो। तो इधर मान लिया 100, इधर मान लिया 100, तो यहां पे कितना? 60, यहां पे 60, तो यहां पे कितना? 40, यहां पे कितना? 40। तो फ्रिक्शन का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है? फ्रिक्शन का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है? 80। कैसे पता सर? कैसे पता सर? अरे F रिक्वायर्ड प्लस 40 120 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये रुका हुआ है। तो F रिक्वायर्ड कितना हो गया? 80 न्यूटन। जबकि F अवेलेबल कितना है बेटा? F अवेलेबल है 90। तो मैंने बोला F रिक्वायर्ड अगर लेसर है किससे? F अवेलेबल से, तो ये चीज मस्त चलेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया है? 40 न्यूटन का टेंशन इस स्ट्रिंग में आया। ये चीज समझ में आया यार बच्चों? तो रियल आंसर और राइट आंसर क्या हुआ? 40 न्यूटन का इसमें क्या है? टेंशन है सर। तो क्या फ्रिक्शन में तुम्हारा ये डेप्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है बेटा? जल्दी से बताओ। तो अब बेटा फिर से एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क रखा है, क्योंकि अब हो चुका है आज का समय खत्म। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग ABCD में कौन सा आंसर है मुझे बताना।
आंसर अभी बता दूं क्या? नहीं, आप लोग बताना तब मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में अभी तक जितने भी होमवर्क दिए हैं सबका आंसर बताऊंगा एक लाइन से पहले 5 मिनट में। तो मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। और सुनिए आप लोग ध्यान पूर्वक मेरा बात, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और एक एक क्वेश्चन के बारे में बताइएगा कि आप लोगों का लेवल क्या अप हुआ है बेटा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, और अपने पढ़ाई को फुल एनर्जी के साथ रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।